दोस्तों एक चाबी को टेबल पर गाड़ता है जिससे कि उस जगह पर बवंडर जैसा कुछ हो जाता है और उसमें से 20 फीट ऊंचा एक डीमन निकलता है। वो कहता है कि मैं अकमा गेम का मास्टर हूँ और तुम दोनों के बीच जो प्रतियोगिता होने वाला है उसका फैसला मैं करूंगा। तिरुसा और यान की तो कुछ समझ ही में नहीं आता कि ये क्या चीज है। मैं शायद चुप नहीं रहती दोस्तों और कहती है ये तो वीएफएक्स है, सच नहीं है ये। कहकर वो डीमन को टच करने जाती है तो वो तो चिल्ला देता है, चुप हो जा मालिक, एक कस के मारूंगा तो दीवार से चिपक जाएगी समझी। और जब मीशा को समझ में आता है कि ये वीएफएक्स नहीं सच में डीमन है तो वो बेहोश। तिरुसा डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन मोबाइल में सिग्नल ही नहीं होता, वो बाहर भी नहीं जा पाता। मोरू को कहता है कि मैंने अपनी चाबी जब टेबल पर गाड़ी तो ये जगह मेरे कंट्रोल में आ गई थी और अब इस गेम को पूरा किए बिना कोई यहाँ से नहीं जा सकता। डीमन कहता है कि ये ट्रू और फॉल्स का गेम है। अगर मैं कहूँ कि मोरुको ने आज सुबह नाश्ता किया तो तुम्हें गैस करके बताना होगा कि ये सही है या गलत, और अगर तुम्हारा जवाब गलत निकला तो मोरुको को एक पॉइंट मिलेगा। गेम के एंड में जिसने ज्यादा पॉइंट्स जीते होंगे वही विनर होगा। दोस्तों ये गेम खेलने के अलावा तिरुसा के पास और कोई रास्ता नहीं है तो वो मान जाता है। मोरुको कहता है कि ध्यान से सुनो, अगर मैं ये गेम जीत गया तो तुम्हारे पास जो चाबी है वो अपने आप मेरे पास आ जाएगी। मेरा बस चले तो मैं तुमसे बहुत सारे पैसे भी ले लेता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे बहुत ही कम है तो तुम मुझे सिर्फ 10 येन दे देना काफी है। अब तिरुसा डीमन से कहता है कि अगर मैं हार गया तो मेरी चाबी मोरुको को मिलेगी, पर अगर मैं जीत गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्या? सुनो, अगर मैं जीत गया तो मोरुको को चाबियों का रहस्य मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा और मेरी दूसरी शर्त जीतने पर यह है कि सिर्फ मैं फैसला करूंगा कि मोरुको की जान कब जाएगी। दोस्तों पहले तो डीमन सोच में पड़ जाता है लेकिन फिर मान ही जाता है, लेकिन अब मोरुको घबरा जाता है कि ये मैंने क्या बेवकूफी कर दी, मुझे भी तिरुसा की जान मांग लेनी चाहिए थी और मैंने क्या मांगा, सिर्फ 10 येन। थू है तुझ पर मोरुको, थू। इस तरह वो खुद को कोस लेता है दोस्तों और उसे यकीन पूरा होता है कि वही जीतेगा, इसलिए वो डीमन के सामने कह देता है कि अगर मैं हारा तो इसी स्पॉट पर तुम मेरी जान ले लेना। पहला सवाल तिरुसा करता है, वो टेबल पर रुमाल बिछाकर उसके ऊपर 500 येन का कॉइन रखता है, फिर उस पर एक टी कप रखकर रुमाल को खींचकर पूछता है टी कप के नीचे अभी भी 500 का कॉइन है या नहीं, ये बात सही है या गलत बताओ। मोरुको हंसकर कहता है तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा हुआ है क्या? मैंने देख लिया है कि कॉइन रुमाल के साथ चला गया था, फिर भी मैं जल्दबाजी में जवाब तो नहीं देना चाहता क्योंकि हो सकता है तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। कहकर वो तिरुसा की तरफ का टेबल चेक करता है तो टेबल के नीचे और वो भी कप के ठीक नीचे कॉइन होता है दोस्तों। मोरुको उस कॉइन को निकालकर अपने पॉकेट में डाल देता है, लेकिन फिर भी उसे शक है कि तिरुसा ने कुछ कॉइन्स ड्रॉर में छुपाए होंगे। वो ड्रॉर खोलने की कोशिश करता है लेकिन तिरुसा ऊपर हाथ रखकर उसे खोलने नहीं देता, मतलब कॉइन जरूर कप के नीचे ही होगा। ये सोचकर वो कहता है डीमन जी, तिरुसा ने कहा कि कॉइन कप के नीचे है या नहीं तो मेरा जवाब है कि ये सही है। और इस पर तिरुसा जरा स्माइल करता है तो वो मोरुको घबरा जाता है दोस्तों। डीमन कहता है तुम्हारा जवाब गलत है। मोरुको टेंशन में ड्रॉर खोलता है तो उसमें कॉइन नहीं होता दोस्तों। ये तो थी तिरुसा की चाल जिससे इस राउंड में मोरुको हार गया और तिरुसा को एक पॉइंट मिल जाता है दोस्तों। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब तिरुसा के पापा का कत्ल हुआ तो तिरुसा छोटा था और पापा की कंपनी को वो चला नहीं सकता था। तब कंपनी के एक सीनियर आदमी ने जिसका नाम मियान मची था उसने तिरुसा से कहा कि बेटा कंपनी मुसीबत में है और हमें इन्वेस्टर्स को पैसे देने हैं, अगर कंपनी चलाने में तुमने छोटी सी भी गलती कर दी तो कंपनी हाथ से निकल जाएगी, इसलिए तुम इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो ताकि कुछ साल कंपनी मैं संभाल लो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं ये कंपनी फिर तुम्हारे नाम कर दूंगा। दोस्तों तिरुसा ने उस पर विश्वास करके साइन किया था लेकिन उसने तिरुसा को कंपनी से ही नहीं उसके घर से भी निकाल दिया। उसके बाद उसे रियान ने सपोर्ट किया और उसे पढ़ने के लिए इंडिया भेजा जहाँ रियान का एक दोस्त था। तिरुसा बहुत रोया कि पापा ने कितनी मेहनत से ये कंपनी खड़ी की थी, मैंने एक ही पल में उनका सब कुछ खो दिया। पर रियान ने दोस्तों से हिम्मत दी कि बेटा पैसे का क्या है, कभी भी कमाया जा सकता है, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। तिरुसा ने इंडिया में अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो 100 मैजिकल चाबियों की तलाश में दुनिया भर घूमा और यही हमने दोस्तों कहानी की शुरुआत में देखा था। और अब प्रेजेंट में अगला राउंड शुरू होता है जिसमें मोरुको सवाल पूछेगा। वो कहता है कि मेरे पास 2 चाबियां हैं और जब किसी के पास 2 चाबियां होती है तो उसे एक खास शक्ति मिलती है। कहकर वो अपने हाथ दिखाता है जिस पर एक अजीब सिंबल बन जाता है और फिर कमरे की सारी चीजें बर्फ की तरह जमने लग जाती है। मोरुको बताता है कि इस शक्ति का नाम है एरियल सील। थोड़ी देर में जगह पूरी तरह फ्रीज हो जाएगी और अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जल्द से जल्द अपना जवाब देना होगा। तो ये रहा तुम्हारा अगला सवाल। इस बिल्डिंग के चारों ओर 1 किलोमीटर की दूर पर 4 बड़ी बड़ी दुकानें हैं, क्या ये सही है या गलत बताओ। तिरुसा दोस्तों आंख बंद करके सोचता है और उसे याद आता है कि इस बिल्डिंग के चारों तरफ कम से कम 7 बड़ी दुकानें हैं, तो इसका स्टेटमेंट तो ठीक है पर ये ठहरा 1 नंबर का चालू आदमी जरूर सवाल में कोई चाल है। पर दोस्तों वो ज्यादा देर नहीं सोच पाता क्योंकि ठंड बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तिरुसा कहता है कि हाँ तुम्हारा स्टेटमेंट सही है क्योंकि इस बिल्डिंग के आसपास के 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर 4 से भी ज्यादा बड़ी दुकानें हैं। इस पर मोरुको हंसता है। डीमन कहता है तुम्हारा जवाब गलत है एंड यहाँ तिरुसा की कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इसी बीच मोरुको को एक पॉइंट मिल जाता है। तभी माइकल मिशा को कॉल करता है लेकिन जब वो फोन नहीं उठाती ना तो वो तिरुसा के घर जाने का फैसला करता है क्योंकि मिशा कहकर गई थी कि वो तिरुसा के घर जा रही है। यहाँ दोस्तों फिर से तिरुसा की बारी आती है सवाल करने की। वो दोबारा एक रुमाल बिछाकर कहता है कि इस रुमाल के नीचे एक बॉम्ब है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत। मोरुको फिर से हंसने लगता है, उसे शक है कि इस बार भी तिरुसा कोई चाल चल रहा है। वो फिर से ड्रॉर चेक करता है लेकिन उसमें कोई बॉम्ब नहीं होता। फर्श भी कंक्रीट का बना है तो इसके अंदर भी बॉम्ब हो नहीं सकता। पर तिरुसा जानता है कि इस घर के नीचे एक बॉम्ब है लेकिन वो एक्टिव नहीं है। असल में तिरुसा ने अपनी रिसर्च के दौरान ये पढ़ा था कि नेशनल रजिस्ट्री में ये दर्ज है कि इस लोकेशन पर जहाँ पर ये बिल्डिंग है इसके नीचे एक इनएक्टिव बॉम्ब है। तिरुसा ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है कि मोरुको कहता है यहाँ कोई बॉम्ब नहीं है, मतलब तुम्हारा स्टेटमेंट गलत है। बस दोस्तों तिरुसा खुश हो जाता है कि अब दूसरा पॉइंट तो मुझे मिलने वाला है और डीमन कहता है कि मोरुको का जवाब ठीक है?
यानी तिरुसा का स्टेटमेंट गलत। तिरुसा डीमन से कहता है कि ये चाल चल रहा है, इस बिल्डिंग के नीचे कई इनएक्टिव बॉम्ब दफनाए हुए हैं, पर डीमन कहता है कि पहले रहे होंगे लेकिन फिलहाल यहाँ कोई बॉम्ब नहीं है। ओहो, इस तरह मोरको को एक और पॉइंट मिल जाता है दोस्तों। और अब मोरको की बारी आती है दोबारा, तो वो कहता है कि इस बिल्डिंग को अगर सेंटर में लो तो इसके चारों ओर 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर 1300 लोग रहते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट है, क्या ये सही है गलत? तिरुसा फिर आंखें बंद करके सोचता है कि उसके अनुसार ये स्टेटमेंट सही लगता है, लेकिन पिछली बार जब तिरुसा श्योर था अपने जवाब को लेकर तो वो गलत साबित हो गया था। कहीं इस बार भी मोरको के सवाल में कोई चाल तो नहीं है, ये सोचकर वो थोड़ी और देर सोचता है और तभी उसकी नजर अपने लैपटॉप पर पड़ती है जो एकदम नॉर्मल चल रहा होता है दोस्तों। तिरुसा को लगता है कि अगर मोरको का मैजिकल पावर सच में इस कमरे के हर चीज को फ्रीज कर रहा है तो लैपटॉप कैसे काम कर रहा है। मतलब ये कि इस कमरे को फ्रीज करना मोरको का कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि उसका सुपर पावर कुछ और ही लगता है। इसी बीच दोस्तों रियान ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश होने लगता है। उसे बचाने के तिरुसा वहाँ पर पड़े कागज, करेंसी नोट्स वगैरह को कचड़े के डब्बे में जलाने लग जाता है। तब जाकर रियान की हालत जरा ठीक होती है। अब तिरुसा को दोस्तों मोरको की चाल समझ में आ जाती है। वो कहता है कि शुरू में तुमने जो सवाल किए थे वो सारे इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द पूछे थे, और जब तुमने कहा कि तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो तब से खिड़की से आ रही रोशनी में फर्क दिख रहा है। मतलब तुमने अपनी शक्ति से इस जगह को फ्रीज नहीं किया, बल्कि उस शक्ति के बल पर तुम इस कमरे को उठाकर कहीं और लेकर आगे हो। मतलब इस वक्त ये घर हिमालय की चोटी पर भी हो सकता है जिस वजह से बर्फ जम रही है। तो इससे ये समझ में आता है कि जरूर इसके इर्द गिर्द 3 किलोमीटर की दूरी पर कोई नहीं होगा। यानी तुम्हारा स्टेटमेंट ही गलत है। दोस्तों डीमन भी मान जाता है कि तिरुसा का जवाब बिल्कुल सही है और अब दोनों के 2-2 पॉइंट्स हो चुके हैं। तभी कैमरा जूम आउट करता है तो पता चलता है कि तिरुसा ने बिल्कुल ठीक गैस किया था। वाकई में वो घर किसी बर्फीले पहाड़ पर होता है। अब डीमन हंस देता है कि क्यों मोरको, लगता है तुम्हारा काम तमाम करके ही रहेगा ये तिरुसा। मोरको का डर बढ़ जाता है दोस्तों। तिरुसा कहता है कि अभी भी वक्त है, अगर जान प्यारी है तो इस गेम को यहीं खत्म कर लेते हैं। हद से ज्यादा लालची होना सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है, समझे। पर डीमन कहता है नहीं, जब तक कोई जीत नहीं जाता तब तक ये गेम खत्म नहीं होगा। अब तिरुसा दोस्तों अपना स्टेटमेंट बोलता है कि इस कमरे में 1000 येन है, ये सही है या गलत। मोरको जरा कंफ्यूज होता है, लेकिन तब उसे याद आता है कि पिछले राउंड में उसने टेबल के नीचे से 500 येन निकालकर अपने पॉकेट में रख लिया था, और जब कमरे का ठंड कम करने के लिए तिरुसा ने करेंसी नोट्स को जलाया उसमें भी एक 500 का कॉइन था। मोरको उसे भी चेक करता है तो उसके अंदर से एक 500 का कॉइन निकलता है, और अब मोरको को यकीन हो जाता है तो वो कहता है तिरुसा का स्टेटमेंट सही है, इस कमरे में 1000 येन है। पर डीमन कहता है तुम्हारा जवाब ही गलत है। दोस्तों मोरको को अपनी मौत दिखाई दे जाती है यहाँ पर, और वो पूछता है कि ये गलत कैसे हो सकता है। तब तिरुसा बताता है कि सुनो, उन 2 500 के कॉइन्स में सिर्फ असली एक ही कॉइन है, दूसरा तो एक ट्रैकिंग डिवाइस है जो मेरे पापा ने मेरी सेफ्टी के लिए मुझे दिया था। और दोस्तों जब वो उसे पैरों तले मसल कर देखता है तो पता चलता है कि वो सच में एक ट्रैकिंग डिवाइस है। अब डीमन कहता है तिरुसा तुम जीत गए, और मोरको से तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तुम ले सकते हो, फिर मैं उसकी जान लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। पर तिरुसा कहता है कि मिस्टर डीमन, शायद आपको याद नहीं है कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर मैं जीत गया तो सिर्फ मैं फैसला करूंगा कि मोरको की जान कब जाएगी। इसके लिए आप मान भी गए थे। इस पर डीमन वहाँ से गायब हो जाता है दोस्तों। इसी बीच माइकल मिशा को ढूंढते हुए तिरुसा के घर पर आता है, लेकिन घर में सिर्फ तिरुसा का कमरा मिसिंग होता है दोस्तों। कमरा! माइकल तो चौंक जाता है, फिर अचानक उसका कमरा वहाँ पर आता है जिसको देखकर वो फिर से चौंक जाता है कि ये क्या हो गया। वहाँ मिशा बेहोश पड़ी होती है और मोरको अपनी जान बचाने के लिए तिरुसा का शुक्रिया अदा करता है। तिरुसा कहता है कि ठीक है आगे से अपना लालच कम करो, समझे। वैसे तुम्हारे पास तो मैजिकल चाबी आई कैसे? मोरको कहता है कि बता तो मैं दूंगा, पर तुम हंसना मत प्लीज। एक दिन आसमान से मेरे सर पर गिरी थी वो चाबी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं गुरु, मेरे पापा के मरने के बाद मैं छोटी मोटी गैम्बलिंग कर लेता था और हर बार मैं हारता था, और एक दिन हुआ ये कि वो चाबी ऊपर से गिरी और मेरे हाथ लग गई। उस पल से मेरी जिंदगी पूरी तरह संवर गई। गैम्बलिंग में हर बार जीतने लगा, मेरे पास इस तरह बहुत पैसे आ गए। तब मुझे निक नाम का एक आदमी का कॉल आया। उसने मुझे बताया कि मेरे पास जो मैजिकल चाबी है उसी की तरह और भी 99 चाबियां हैं, और अगर मैंने उन चाबियों को पा लिया तो ये दुनिया मेरी हो जाएगी। दोस्तों वो बता ही रहा होता है कि ठीक उसी वक्त मोरको को निक का कॉल आता है। वो स्पीकर ऑन करता है। निक कहता है क्यों तिरुसा, लगता है तुम जीत गए। तिरुसा कहता है तुम मेरे पापा के कातिल हो, और जिस दिन तुम मेरे हाथ लगोगे ना सोच लेना तुम्हारे चीथड़े उड़ा दूंगा। निक कहता है कि चुप, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन एक बात सुन ले, तुम उन 100 मैजिकल चाबियों के बारे में तो जानते ही होंगे। जिस तरह मोरको को वो चाबी मिली थी ना, उसी तरह मेरी पसंद के कुछ और लोगों को मैं कुछ और मैजिकल चाबियां देने वाला हूँ। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कौन कब तुम पर हमला करके तुम्हारी चाबी छीनने वाला है, और अगर तुम जिंदा बच गए तो फिर आकर मेरे चीथड़े उड़ा देना। दोस्तों तब निक के बैकग्राउंड में दिखाते हैं कि उसने 30 से भी ज्यादा चाबियां कलेक्ट कर ली है। यहाँ मोरको अचानक बड़बड़ाता है कि मुझे उधार वापस करना है। कहते कहते वो सूरज की रोशनी में जाता है तो अचानक गायब। पर जाने से पहले दोस्तों उसने अपनी मैजिकल चाबी तिरुसा को दे दी थी। एंड अब वो समझ नहीं पाते कि जब तिरुसा ने मोरको को डीमन से बचा लिया था तो वो अचानक गायब कहाँ हो गया। मोरको के आदमी कहते हैं कि हम जल्दी अपने बॉस का पता लगा लेंगे। ये कहकर वो भी चले जाते हैं, पर तिरुसा समझ जाता है कि जरूर निक उन चाबियों के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए उसने अपनी किसी चाबी की शक्ति से मोरको को शायद कुछ कर दिया और कॉल भी काट दिया। दूसरी ओर दोस्तों मिशा माइकल को बताती है कि मैंने इतना बड़ा भूत देखा, पता है तुम्हें? माइकल कहता है सर फिर गया है क्या तुम्हारा? मिशा कहती नहीं यार सच में मैंने इतना बड़ा भूत देखा। माइकल भी कहता है कि सुनो, जब मैं यहाँ पर आया था ना तो तिरुसा का कमरा गायब था, बाद में वो वापस भी आ गया। मिशा कहती है कि देखा, यही तो मैं कह रही थी सर फिर कहीं के। दोस्तों यहाँ पर तिरुसा और मिशा को डीमन पर शक होता है कि कहीं वही मोरको को लेकर तो नहीं चला गया, पर तिरुसा कहता है कि यहाँ जो भी हुआ उसे किसी को मत बताना, वरना तुम दोनों की जान को खतरा होगा। ये मेरे और निक के बीच की लड़ाई है, तुम लोग इसमें मत पड़ो। माइकल कहता है कि अगर उन चाबियों की शक्ति से कुछ भी किया जा सकता है ना तो तुम अपने पापा की कंपनी वापस क्यों नहीं लेते? तिरुसा कहता है मेरे पापा ने ईमानदारी से उस कंपनी को बनाया था, इसलिए मैं किसी शॉर्टकट से उसे वापस नहीं पाना चाहता। सही तरीके से ही मैं अपने पापा की कंपनी को उस मियाँ मच्छी से वापस जरूर लूंगा। और इस बार मिशा और माइकल वहाँ से चले जाते हैं कि अब तुम्हारे मामले में दखल नहीं देंगे हम। दूसरी ओर दोस्तों एक इलीगल बॉक्सिंग मैच को दिखाते हैं जिसमें मार्क नाम का बॉक्सर बड़ी आसानी से जीत जाता है। मैच के बाद जब वो अपना ग्लव्स और बैंडेज निकालता है तो अंदर एक मैजिकल चाबी होती है, मतलब इसी की शक्ति से वो हर मैच जीतता है। यहाँ से मियाँ मच्छी को दिखाते हैं जिसने चालाकी से तिरुसा के पापा की कंपनी को अपने नाम करवा लिया था।
उसके कमरे में भी दोस्तों एक मैजिकल चाबी गिरती है और जब वो कार में होता है तो निक उसे कॉल करके कहता है, सुनो तुम्हें जो चाबी मिली है उसकी शक्ति से तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो और मेरा जूनियर तुम्हारी मदद करेगा इसमें। अचानक उसका कॉल कट होता है और म्यान माची भी कार रोक लेता है। जब वो बाहर निकलता है ना दोस्तों तो वहाँ निक का भेजा हुआ उसका जूनियर खड़ा होता है जिसका नाम है एरिक। दूसरी ओर दोस्तों बॉक्सर मार्क का शराब पी के अपनी जीत सेलिब्रेट करता है। इतने में वहाँ पर थॉमस नाम का आदमी आता है और ये वही है जो बुलेट बाइक में आया था दोस्तों, जिसने होंडा को मरते हुए देखा था। याद है ना जब वो बिल्डिंग से कूदा था? वो क्या करता है कि शराब की बोतल लेकर मार्क को सर्व करता है। मार्क पूछता है क्या तुम मेरे फैन हो? वो कहता है कि हाँ, तुम पहले हर मैच हार जाते थे लेकिन कुछ दिनों से तुम हर मैच जीत रहे हो, कहीं ये तुम्हारे गले में पहनी हुई चाबी का कमाल तो नहीं? मार्क कहता है हाँ हो सकता है। और इस पर थॉमस कहता है कि एक चाबी से अगर तुम मैच जीत सकते हो तो सोचो कि अगर ऐसी 100 चाबियां मिल जाए तो तुम क्या ही कर सकते हो। मार्क तो चौंक कर पूछता है क्या सच में ऐसी और भी चाबियां हैं? वो कहता है कि हाँ, मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसके पास ऐसी एक और चाबी है। असल में दोस्तों ये तिरुसा की बात कर रहा है। दूसरी ओर तिरुसा और रियान उन्हें मिली हुई 3 चाबियों को लैब में टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि उनमें पुरातन काल के कुछ अक्षर हैं जो कि उनके समझ में नहीं आते। इसी बीच मिशा तिरुसा को कॉल करके कहती है, तुम्हें याद है क्या स्कूल में तुम, मैं और माइकल ने मिलकर एक जगह एक बॉक्स को दफनाया था और हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि 10 साल के बाद हम उस बॉक्स को निकाल कर देखेंगे। 10 साल पूरे हो चुके हैं, चलो ना तुम, मैं और माइकल जाकर उसको निकाल कर देखें। लेकिन तिरुसा कहता है कि देखो मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। असल में मिशा तिरुसा को दोस्तों बहुत पसंद करती है और डायरेक्टली उसे कह नहीं पाती, इसलिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है उसके पास जाने का। फिर वो माइकल को कॉल करके यही बात कहती है तो वो भी कहता है कि पहले तो मुझे इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे हैं और तुम हो कि अब तक स्कूल के दिनों से बाहर नहीं निकली, बताओ तुम एक काम करो, अकेले जाकर उस बॉक्स को खोलकर देख लो। मिशा दुखी होकर दोस्तों कॉल कट कर देती है। तिरुसा ने भले मिशा को ना कर दिया था लेकिन फिर भी उसे अपने पुराने स्कूल को देखने का बड़ा मन करता है दोस्तों, और वो छुट्टी के दिन स्कूल के बाहर खड़ा होकर उसको देख रहा होता है। इतने में मिशा भी वहाँ पर आ जाती है और बड़ी खुश होती है कि फोन पर तो बड़ा ड्रामा कर रहे थे, अच्छा मुझे सरप्राइज देना चाहते थे क्या? तिरुसा कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था बस। अरे तो अब आई गए तो चलो ना अंदर जाकर बॉक्स को निकाल लेते हैं। भगवान ये लड़की मानेगी नहीं, ये सोचकर वो भी दोस्तों उस जगह को खोदने लगता है। फिर वो बॉक्स निकालकर उसको खोल कर देखते हैं लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें थॉमस देख रहा होता है। दूसरी ओर माइकल स्कूल के दिनों को याद करता है जब कुछ पुलिस उसे धमकाकर उससे पैसे छीन लेते थे, लेकिन तिरुसा माइकल को बचा लेता था उस समय। फिर भी माइकल को अमीर लड़कों से चिढ़ थी क्योंकि उसे लगता था कि ये सब के सब बहुत बुरे होते हैं और इसी वजह से वो तिरुसा से कभी खुलकर बात नहीं करता था। प्रेजेंट में दिखाते हैं तो तिरुसा और मिशा उस बॉक्स में से एक वीडियो कैसेट निकालते हैं जिसे उन्होंने 10 साल पहले रिकॉर्ड किया था। फिर स्कूल का प्रोजेक्टर चुराकर वो उसी में कैसेट प्ले करने की कोशिश करते हैं लेकिन एक वायर मिसिंग होता है। मिशा कहती है मैं वायर को ढूंढ कर लाती हूँ तो वो बाहर जाती है दोस्तों, और तब मार्क उसे पकड़ लेता है और तिरुसा को धमकाता है कि मुझे तुम्हारी मैजिकल चाबी चाहिए अभी। तिरुसा भी पूछता है क्या तुम निक के आदमी हो? वो कहता है मैं जानता तक नहीं निक कौन है, तुम बस मुझे चाबी दे दो। तिरुसा भी दोस्तों अपनी चाबी निकाल कर नीचे रखता है पर ऐन वक्त पर इन्हें ढूंढते हुए माइकल वहाँ पर पहुंच जाता है और पीछे से मार्क पर हमला करता है और तब उनके बीच होती वहाँ पर खतरनाक फाइट। फिर अपने दोस्त को बचाने के लिए तिरुसा अपनी मैजिकल चाबी जमीन पर गाड़ता है तो वहाँ पर डीमन आ जाता है। मार्क एकदम चौंक जाता है और चिल्लाता है कि इतना बड़ा भैंस ये कहाँ से आ गया? डीमन भी गुस्सा हो जाता है कि चुप कर, ओए मैं तुझे भैंस दिखता हूँ क्या? मैं अकमा गेमर का मास्टर हूँ समझे? क्यों तिरुसा तुम भी तैयार हो ना? ये पूरी बिल्डिंग मेरे कंट्रोल में आ चुकी है, जब तक गेम खत्म नहीं होता तब तक कोई यहाँ से जा नहीं सकता, ना ही कोई आ सकता है। दोस्तों इस मार्क को देखिए, ये डीमन को धमकाता है कि मैं ना इस चाकू से तुम्हारा सर चीर दूंगा, बता रहा हूँ। ओह इस टूटे हुए चाकू से तुम मेरा सर छीनेगा है? बताओ यार। कहकर दोस्तों डीमन उस चाकू को चबा जाता है। बताओ, कहता है ये बहुत ही पुराना चाकू एकदम बेस अच्छी। फिर वो तिरुसा से पूछता है कि अगर तुम जीते तो तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है कि हमेशा की तरह हारने वाला मुझे चाबियों के सारे रहस्य बताएगा और उसकी जान तब जाएगी जब मैं चाहूंगा। पर मिशा एक तरफ खड़ी होकर डर के मारे डीमन को देखने लगती है। डीमन उसके पास जाकर कहता है कि तुम ही थी ना जो पिछली बार मुझे टच करके देख रही थी, अब आओ छू के देखो मुझे। कहाँ, एक मार में तुम्हें 2 टुकड़े करके जमीन में गाड़ दूंगा, समझी? चुपचाप खड़ी रहो वहाँ पर, और हाँ बेहोश मत होना, मुझे बड़ा इंसल्टिंग फील होता है। दोस्तों लगता है डीमन कम, ये थोड़ा वैसा किस्म का आदमी ज्यादा है। फिर वो मार्क से पूछता है कि अगर तुम जीते तो तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है सुनो, अगर मैं जीत गया तो तिरुसा, मिशा, माइकल तीनों को मरना पड़ेगा। डीमन भी मान जाता है दोस्तों, और अब डीमन गेम एक्सप्लेन करता है कि ये बहुत ही सिंपल रोल वाला गेम है जिसका नाम है शैडो रन। तुम्हें अपने दुश्मन के सर को नहीं बल्कि उसके शैडो के सर पर पैर रखना है। जो सबसे ज्यादा बार अपने अपोनेंट के शैडो के सर पर पैर रखेगा वो जीत जाएगा। गेम बड़ा सीधा है लेकिन गेम का लोकेशन चेंज होता रहेगा। फिर डीमन दोस्तों तिरुसा के अलावा बाकी सभी को फ्रीज करके तिरुसा से कहता है कि डरो मत, मैंने सबको फ्रीज किया है, कुछ नहीं होगा। असल में तुम्हारे पास 3 चाबियां हैं तो इस वजह से इस गेम में तुम्हें एक एडवांटेज मिलेगा। ठीक 1 मिनट के लिए तुम किसी जगह या किसी चीज को फ्रीज कर पाओगे और इस गेम को जीतने में तुम्हारी ये शक्ति काम आएगी। जिनके पास वैसे ये शक्ति होती है उसे ये बताना मेरा फर्ज है, सो बता दिया मैंने। फिर वो सभी को अनफ्रीज कर देता है। अब गेम शुरू होता है तो सिर्फ तिरुसा और मार्क का लोकेशन चेंज हो जाता है और वो मैदान में होते हैं। दोनों एक दूसरे के शैडो के सर पर पैर रखने की खूब कोशिश कर रहे होते हैं, पर मार्क के हाथ पर एक टैटू देखकर माइकल चौंक जाता है कि ये टैटू तो मैंने कहीं देखा है। वो अपने मोबाइल ऐप ओरोची से पूछता है कि इस आदमी को स्कैन करके पता लगाओ कि ये कौन है, पर ओरोची कहता है कि सुन भाई, यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, मैं कहाँ से पता लगाऊं? इस पर दोस्तों माइकल और मिशा स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर पुराने न्यूज़पेपर्स को देखने लगते हैं तो पता चलता है कि कुछ साल पहले मार्क एक फेमस बॉक्सर हुआ करता था, लेकिन चीटिंग केस में फंसने की वजह से हमेशा के लिए वो बॉक्सिंग टूर्नामेंट से उसको हटा दिया गया। उसने बहुत ज्यादा उधार भी ले रखा था जिस वजह से वो कहीं छुप कर रह रहा था, लेकिन कुछ महीनों से जो भी इलीगल बॉक्सिंग मैचेस हो रहे हैं उन सब में वही जीत रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इनको पता चल जाती है तो वो घबरा जाते हैं कि ये तो एक फेमस बॉक्सर है, इससे तिरुसा कैसे जीत पाएगा। ग्राउंड पर तिरुसा और मार्क एक दूसरे के शैडो पर पैर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। मार्क उसे पंच करने आता है तो तिरुसा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हाथ आगे कर देता है, लेकिन फिर पता चलता है कि मार्क उसे पंच नहीं करता बल्कि शैडो में उसके
सर पर अपना पैर रख देता है, जिस वजह से मार्क को एक पॉइंट मिल जाता है। अगले राउंड में दोनों खुद को एक बिल्डिंग के अंदर पाते हैं। तब माइकल और मिशा तिरुसा को बताते हैं कि मार्क एक नामी बॉक्सर रह चुका है, उससे जीतना बड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, और अगर तुम हार गए तो क्या सच में हम तीनों मर जाएंगे। तिरुसा कहता है कि हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि मुझसे दूर रहो तुम, और तुम दोनों हो कि बस मेरे पास ही चिपके रहते हो, तो अब भुगतो। दूसरी ओर दोस्तों थॉमस मार्क से मिलता है और कहता है जैसे तैसे पहला पॉइंट तो तुम ले चुके हो, लेकिन बाकी के पॉइंट चाहिए तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। इस तरह दोस्तों इनकी अलग ही प्लानिंग चल रही होती है। यहाँ तिरुसा माइकल को बताता है कि तुम्हें याद है क्या, स्कूल में हम पर्दे से ट्रिक क्या करते थे। वो कहते हैं हाँ याद तो है, लेकिन उससे क्या होगा। तिरुसा कहता है कि बस बस वही चीज हम यूज करने जा रहे हैं। पर दोस्तों तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है। ये तीनों अलग होकर भागने लगते हैं, पर माइकल मार्क के हाथ लग जाता है और वो रोता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। मार्क कहता है कि बाहर आ जाओ तिरुसा, वरना तुम्हारे दोस्त की जान चली जाएगी। कहकर वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक शैडो का सर दिखता है और उसे यकीन होता है कि ये तिरुसा का सर है। वो भाग कर जाता है और उस पर पैर रख देता है। उसे लगता है कि वो जीत गया, लेकिन जब वो मुड़कर कमरे के अंदर देखता है तो पता चलता है कि वो तिरुसा का सर नहीं, बल्कि तिरुसा और मिशा ने बाल्टी मॉप वगैरह से इंसान जैसा रूप बना के रखा हुआ था। तभी खिड़की से तिरुसा अंदर आकर मार्क के शैडो में उसके सर पर पैर रख देता है। दूसरा राउंड भी दोस्तों तिरुसा जीत गया था। अब तीसरा राउंड एक अंधेरे कमरे में होता है, जहाँ सिर्फ एक जगह पे रोशनी होती है। मार्क तिरुसा को चेस करने लगता है, लेकिन तिरुसा एक जगह छुपकर अपने फ्रेंड्स की मदद से एक ट्रैप बनाता है। वो एक लीवर को खींचकर एक पर्दे को सेट करता है और अपने फ्रीजिंग पावर का इस्तेमाल करके ऐसा अरेंजमेंट करता है जिससे कि ठीक 1 मिनट के बाद वो पर्दा गिर जाए, और फिर जानबूझकर 1 मिनट के लिए वो मार्क को यहाँ वहाँ भगाता है और एन वक्त पर वो मार्क को स्टेज पर लेकर आ जाता है। ओ, पर 1 मिनट के बाद भी दोस्तों पर्दा नहीं गिरता। अब तिरुसा कंफ्यूज होता है कि पर्दा अभी तक क्यों नहीं गिरा। तब ऊपर दिखाते हैं कि असल में पर्दे की रस्सी को थॉमस ने पकड़ के रखा हुआ है। मौका पाकर मार्क तिरुसा को बहुत मारने लगता है, पर माइकल और मिशा बीच में आकर मार्क को पकड़ लेते हैं और तब तिरुसा उसके शैडो के सर पर अपना पैर रखकर एक और पॉइंट जीत जाता है। इस तरह तीसरे राउंड में एक्स्ट्रा पॉइंट लेकर तिरुसा एक गेम जीत जाता है। तब वहाँ पर डीमन आता है दोस्तों, तो तिरुसा कहता है कि तुमने वादा किया था तुम मार्क की जान नहीं लोगे, वो तब मरेगा जब मैं चाहूंगा। डीमन कहता है हाँ तो ठीक है, मैंने कब मना किया। अब तिरुसा कहता है कि पर मुझे तुमसे ये पूछना है कि मोरुको जो मुझसे हार गया था ना, वो अचानक गायब कहाँ हो गया, कहीं तुम उसको लेकर तो नहीं चले गए। डीमन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अकमा गेम का मास्टर हूँ, मैं ऐसी चीटिंग कभी नहीं करता, जो वादा किया वो हमेशा निभाता हूँ। लेकिन तिरुसा कहता है कि मुझे अब भी तुम पर शक है, क्योंकि प्रतियोगिता की शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं जब चाहूंगा तब मोरुको की जान लूंगा, लेकिन मोरुको ने तुमसे कहा था कि अगर वो हार गया तो तुम किसी भी वक्त उसकी जान ले सकते हो, तो क्या तुमने उसकी जान ले ली। डीमन कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तिरुसा कहता है कि ठीक है, लेकिन फिलहाल गेम खत्म हुआ तो तुम जा सकते हो। डीमन